नमस्कार, बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। अ, आज के इस विशेष सत्र में या कहें इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और देखिए, परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का जो हमारा विषय है वो सीधे तौर पर भारत के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। सही बात है। और अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो आम तौर पर ध्यान सीधा ऊंचे हिमालय या उत्तर के समतल मैदानों पर चला जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार की, यानी पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया की। जो कि दक्षिण भारत के ठीक नीचे स्थित है। बिल्कुल। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये पठार भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा कवर करता है। मतलब एक विशाल त्रिकोणीय आकार या ट्रायंगुलर शेप का क्षेत्र है ये। जी, और इसे समझना सच में आधुनिक भारत की बुनियाद को समझने जैसा है। देखिए, ये त्रिकोणीय आकार सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। अच्छा, तो मतलब ये सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है। एकदम सही। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इस 43% क्षेत्रफल को केवल एक सपाट जमीन समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी। इसके भीतर एक ऐसा विज्ञान छिपा है जिसने हमारी नदियों, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा के जीवन को आकार दिया है। तो चलिए इस चर्चा को एकदम शुरुआत से यानी इसकी नींव से शुरू करते हैं। इस पठार के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये ढांचा किस चीज पर टिका है। बिल्कुल, किसी भी ढांचे की नींव सबसे अहम होती है। जी, और हमारे नोट्स में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्री कैम्ब्रियन शील्ड, यानी प्री कैम्ब्रियन शील्ड या जिसे क्रेटॉन भी कहते हैं। और इसकी उम्र 540 मिलियन वर्ष से भी अधिक बताई गई है। 54 करोड़ साल से भी ज्यादा। ये बहुत लंबा समय है। हाँ, और स्रोत में लिखा है कि ये मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों यानी इग्नियस रॉक्स जैसे कि बेसाल्ट और कायांतरित चट्टानों यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे नीस और शिस्ट से बना है। जी, ग्नाइस और शिस्ट। ये शब्दों का जाल थोड़ा उलझाने वाला है। मुझे यहाँ जो बात समझ आ रही है वो ये है कि ये किसी पुरानी बेहद मजबूत विंटेज गाड़ी की चैसिस यानी चैसी की तरह है, एक ऐसा मूल ढांचा जो कभी टूटता नहीं है। लेकिन ये नीस और शिस्ट इसे इतना मजबूत कैसे बनाते हैं? देखिए, इस गाड़ी की चैसी वाले उदाहरण से इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। भूविज्ञान या जियोलॉजी में क्रेटन पृथ्वी की पपड़ी का वो सबसे पुराना हिस्सा होता है जो अरबों सालों से स्थिर है। मतलब एकदम सॉलिड बेस है। जी, अब उन चट्टानों की बात करते हैं। आग्नेय या इग्नियस चट्टानें तब बनती हैं जब ज्वालामुखी का उबलता हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। बेसाल्ट इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, तो मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। और ये कायांतरित चट्टानें क्या हैं? असली जादू वही है। जब कोई चट्टान पृथ्वी की गहराइयों में लाखों सालों तक भयानक गर्मी और दबाव झेलती है तो उसका मूल रूप पूरी तरह बदल जाता है। जैसे कच्ची मिट्टी भट्टी में पककर ईंट बन जाती है। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है ना? तो दबाव और गर्मी के कारण पुरानी चट्टानें ग्नाइस और स्किस्ट में बदल जाती हैं। ये इतनी कठोर होती हैं कि इन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इसी कारण ये प्रायद्वीपीय पठार टेक्टोनिक रूप से भारत का सबसे स्थिर हिस्सा बना रहा। स्थिरता वाली बात कागज पे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर ये क्रेटन सच में इतना ही मजबूत और स्थिर महाद्वीपीय ब्लॉक है, तो फिर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में और 2001 में गुजरात के भुज में इतने विनाशकारी भूकंप कैसे आ गए? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि ये दोनों जगह तो इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ना? हाँ। तो क्या इस स्थिरता के नियम में कोई गड़बड़ है? देखिए, लातूर और भुज की घटनाओं ने उस समय के भूवैज्ञानिकों को भी चौंका दिया था। लेकिन विज्ञान इस क्रेटन की स्थिरता को गलत साबित नहीं करता, बल्कि ये एक जटिल प्रक्रिया को उजागर करता है जिसे इंट्राप्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। इंट्राप्लेट अर्थक्वेक मतलब प्लेट के अंदर ही भूकंप? बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक मजबूत लकड़ी के स्केल की कल्पना कीजिए। अगर आप उस स्केल को दोनों सिरों से दबाएंगे तो वो मुड़ता है, लेकिन तुरंत टूटता नहीं है। उसके अंदर एक दबाव या स्ट्रेस जमा होने लगता है। एकदम सही। और हमारी जो भारत की टेक्टोनिक प्लेट है
वो लगातार उत्तर की ओर खिसक कर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जहां हिमालय है। वो टकराव इस पठार में भारी दबाव पैदा करता है। अच्छा, तो मतलब हिमालय का टकराव दक्षिण भारत पर भी असर डाल रहा है। जी, पठार के भीतर गहराई में कुछ बहुत पुरानी दरारें या फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। लाखों सालों में जब वो दबाव अपनी सीमा पार कर लेता है, तो अचानक इन कमजोर दरारों से ऊर्जा बाहर निकलती है, जो भूकंप का कारण बनती है। तो मतलब ये भूकंप उस मजबूत लकड़ी के स्केल में मौजूद किसी कमजोर बिंदु के टूटने जैसे हैं। सही कहा आपने। ये घटनाएं एक बड़े स्थिर ब्लॉक में बहुत ही दुर्लभ अपवाद है। अगर हम उत्तर भारत से तुलना करें, तो ये पठार आज भी भारत का सबसे सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि ये जो शांत और स्थिर ढांचा है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहा है। हमारे नोट्स में दक्कन ट्रैप यानी डेक्कन ट्रैप का जिक्र है। जी, ये बहुत ही रोचक हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले यानी एंड क्रिटेशियस युग में यहाँ भयंकर ज्वालामुखीय विस्फोट हुए थे। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, ये धरती के इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटनाओं में से एक थी। और ये वही समय था ना जब डायनासोर लुप्त हो रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल वही दौर था। और देखिए, यहाँ विस्फोट शब्द का मतलब किसी पहाड़ की चोटी से होने वाला धमाका नहीं है। पृथ्वी के पपड़ी में लंबी दरारें या फिशर्स पड़ गईं और उनमें से बेसाल्टिक लावा बहने लगा। मतलब लावा जमीन फाड़ कर बाहर आ रहा था। जी, और ये लावा बहुत ही तरल या फ्लूइड था, इसलिए हजारों किलोमीटर तक फैल गया। लाखों सालों तक लावा बहता रहा और परतें जमती गईं। यह एक दिलचस्प सा शब्द है, ट्रैप। दक्कन ट्रैप सुनकर लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा जाल है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब स्वीडिश शब्द ट्रैपा से है, यानी सीढ़ियां। सही कहा। तो अब छात्रों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि लावा के बहने से सीढ़ियां या स्टेप लाइक टोपोग्राफी कैसे बन गई। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। जब लावा की एक परत ठंडी हो गई, तो कुछ हजार सालों बाद उसके ऊपर एक और परत आ गई। बाद में जब हवा और नदियों ने इनका कटाव या इरोशन शुरू किया, तो वो किनारों से सीढ़ियां जैसी दिखने लगी। अच्छा, तो कटाव की वजह से ऐसा आकार बना। जी, पश्चिमी घाट में आज भी ये सीढ़ी नुमा आकृति साफ देखी जा सकती है। सीढ़ियां तो ठीक है, लेकिन इस तबाही का एक ऐसा परिणाम सामने आया जो आज हमारे बहुत काम आ रहा है। 65 मिलियन साल पहले जो बसाल्ट चट्टानें बनी थीं, वो घिसकर काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल में बदल गईं। जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जी, रेगुर। और इसकी खासियत ये है कि ये नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, जो कपास या कॉटन की खेती के लिए उत्तम है। मतलब आज जो सूती कपड़े हम पहन रहे हैं, उनका सीधा कनेक्शन उस ज्वालामुखी से है। बिल्कुल, भूगोल का हमारे जीवन में सीधा दखल है। बेसाल्ट चट्टानें आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं। रासायनिक बदलाव या केमिकल वेदरिंग के कारण यह मिट्टी पानी पड़ने पर फूल जाती है और नमी जकड़ लेती है। इसी कारण भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से है। अब लावा ने हमें मिट्टी तो दे दी, लेकिन इस विशाल पठार में एक अजीब सा ज्यामितीय झुकाव है। जी, पठार का ढलान या टिल्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है और इसमें पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर एक स्पष्ट ढलान है। इसी कारण गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जहां वे विशाल डेल्टा या डेल्टास बनाती हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये पूरा पठार एक झुकी हुई मेज या टिल्टेड टेबल की तरह है ना? पानी पश्चिम में गिरेगा तो पूर्व की ओर ही बहेगा। ये झुकी हुई मेज का कॉन्सेप्ट दक्षिण भारत के ड्रेनेज सिस्टम को समझने की कुंजी है। इसी ढलान के कारण पूर्वी तट पर उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र मौजूद है। लेकिन यहाँ भूगोल एक बहुत बड़ी पहेली पेश करता है, जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। जी, नर्मदा और तापी नदी का बहाव। बिल्कुल। अगर पूरी मेज पूर्व की ओर झुकी है, तो नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? क्या वे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बह रही हैं? पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में वे एक अलग भौगोलिक संरचना का पालन कर रही हैं। ये नदियां पठार की मुख्य सतह पर नहीं, बल्कि जमीन की गहराई में बनी दरारों में बहती हैं, जिन्हें रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। अच्छा, तो ये रिफ्ट वैली कैसे बनती हैं? देखिए, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में खिंचाव या टेंशन पैदा होता है, तो जमीन में दो समानांतर दरारें पड़ जाती हैं। उन दोनों दरारों के बीच का हिस्सा एक लिफ्ट की तरह नीचे धंस जाता है।
तो जो हिस्सा नीचे धंस गया वो रिफ्ट वैली हो गया। एकदम सही। और जो किनारे ऊंचे खड़े रह जाते हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा नाम के इन्हीं ब्लॉक पहाड़ों के बीच बनी गहरी रिफ्ट वैली में बहती है। और तापी नदी भी सतपुड़ा के दक्षिण में ऐसी एक वैली में बहती है। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस धसी हुई घाटी का अपना एक अलग ढलान है जो पश्चिम की ओर है। इसलिए नदियां मुख्य ढलान को नजरअंदाज करके पश्चिम में बहती हैं। कमाल का मैकेनिज्म है ये। और स्रोत में लिखा है कि ये नदियां डेल्टा की जगह एस्चुअरी या एस्चुअरीज बनाती हैं। उसका कारण भी यही रिफ्ट वैली है। ये नदियां बहुत गहरी और कठोर खाइयों में तेजी से बहती हैं, तो ज्यादा गाद या सेडिमेंट जमा नहीं कर पाती। इसलिए मीठा पानी सीधे समुद्र में मिल जाता है, जिसे ज्वार नदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। चलिए, नदियों की बात तो हो गई। अब उन प्राकृतिक दीवारों की बात करते हैं जो इस पठार की सीमाएं तय करती हैं, यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट। जी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। यहाँ डेटा बहुत विरोधाभासी है। एक तरफ पश्चिमी घाट हैं जिनकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, और ये एक निरंतर या कंटिन्यूअस दीवार की तरह है। और इन्हें यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी घोषित किया गया है। जी, इन्हें केवल भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट जैसे दर्रों या पासेस से ही पार किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी घाट एकदम टूटे हुए और डिसकंटिन्यूअस हैं। जी, बिल्कुल बिखरे हुए। यहाँ तक कि पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो 2695 मीटर ऊंची है, वो भी पश्चिमी घाट में ही है। साथ ही सेंट्रल हाईलैंड्स में अरावली है, जो भारत का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है, पर अब महज एक रेसिजुअल हिल बन गया है। तो मेरा सवाल ये है कि एक ही ढांचे के दो किनारे इतने अलग कैसे हो सकते हैं? पूर्वी घाट इतने टूटे फूटे क्यों हैं? इसका जवाब उसी झुकी हुई मेज वाले कॉन्सेप्ट में है। हमने जाना कि ढलान पूर्व की ओर है। लाखों सालों से गोदावरी और कृष्णा जैसी तेज नदियां पूर्व की तरफ बह रही हैं। अच्छा, तो क्या नदियों ने पहाड़ों को काट दिया? बिल्कुल। पानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली औजार है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इन तेज नदियों ने लाखों सालों में पूर्वी घाट को आरी की तरह काट काट कर बीच में से तोड़ दिया है। अरे वाह! तो भारी कटाव या इरोजन के कारण पूर्वी घाट छोटे टुकड़ों में बट गए। जी, जबकि पश्चिमी घाटों के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नदियां वहीं से निकलकर पूर्व की ओर जाती हैं। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इन घाटों का इस क्षेत्र की जलवायु पर बड़ा असर है, खास तौर पर रेन शैडो क्षेत्र पर। देखिए, जब अरब सागर से मानसून की नमी भरी हवाएं आती हैं, तो पश्चिमी घाट की ऊंची दीवार उन्हें रोक लेती हैं। हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और सारा पानी पश्चिमी हिस्से पर गिरा देती हैं। इसीलिए वहां इतने घने जंगल हैं। जी, लेकिन जब ये हवाएं पहाड़ पार करके पठार के अंदर उतरती हैं, तो नमी खत्म हो चुकी होती है, हवा गर्म होने लगती है और अंदरूनी हिस्सा सूखा रह जाता है। इसी को वृष्टि छाया या रेन शैडो क्षेत्र कहते हैं। इससे साफ होता है कि महाराष्ट्र के तटीय और अंदरूनी इलाकों में इतना अंतर क्यों है। अब तक हमने सतह के ऊपर की बात की, लेकिन पठार का सबसे बड़ा खजाना इसकी गहराई में है। बिल्कुल, छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर प्लेटो। जी, जिसे भारत का खनिजों का हृदय स्थल या मिनरल हार्टलैंड कहा गया है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट और अब्रक भारी मात्रा में मौजूद हैं। और परीक्षा के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ या मिनरल बैकबोन कहा जाता है। मतलब सिर्फ भूगोल नहीं, आधुनिक भारत का इंजन है ये। जी, गगनचुंबी इमारतें हों या रेलवे लाइन, सारा स्टील इसी लौह अयस्क या आयरन ओर से बनता है, जो इस क्रेटन की गहराइयों से निकलता है। हमारे पावर प्लांट्स उसी कोयले से चलते हैं। ये सच में आंखें खोलने वाला विश्लेषण है। इस चर्चा के अंत में ये बहुत जरूरी है कि हम उन गलतफहमियों को दूर करें जिन्हें नोट्स में यूपीएससी ट्रैप्स कहा गया है। ये बीपीएससी और बीएसएससी के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। जी बिल्कुल, छात्रों को इन ट्रैप से बचना चाहिए। पहली गलतफहमी ये है कि पठार सुनकर लोग इसे एकदम सपाट टेबल जैसी जमीन मान लेते हैं, लेकिन डेटा स्पष्ट करता है कि प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल सपाट नहीं है। ये लहरदार या अंड्यूलेटिंग है। इसमें घाटियां और पहाड़ियां भी हैं। सही बात है। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि सारी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन पठार के ढलान के कारण ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा और तापी इसका अपवाद हैं। जी, रिफ्ट वैली के कारण।
और तीसरी गलतफहमी ये है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट बिल्कुल एक जैसे हैं, जबकि हमने देखा कि ऊंचाई और संरचना में वे एकदम अलग हैं और पूर्वी घाट नदियों द्वारा काटे जा चुके हैं। छात्रों के लिए मेरी यही सलाह है कि इन तथ्यों और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को अच्छे से रिवाइज करें। बिल्कुल। तो ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सूती कपड़ों से लेकर हमारे घरों की बिजली तक सब कुछ इसी 540 मिलियन साल पुराने प्रायद्वीपीय पठार की देन है। नहीं, ये एक बेहद खामोश लेकिन मजबूत ढांचा है। इसी नई और रोचक जानकारी के साथ बिहार मैटर्स के आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। परीक्षा की तैयारी करते रहें, एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।